बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 104 जिस बुक का टॉपिक है सेट्स एंड लॉजिक्स। इसका मॉड्यूल नंबर 19 और 20 इंशाल्लाह ताला इजी वे में हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि जो यूट्यूब पे पहले शार्ट लेक्चर्स पड़े हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्ट हैं और चीज़ों को स्किप किया गया है, जिनमें थ्योरम्स के प्रूफ हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स को स्किप किया गया है। और ये जो सब्जेक्ट है ये थ्योरम प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर थ्योरम्स का प्रूफ ही आता है, तो आपने उस हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू है तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। दूसरा, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कोई मसला परेशानियाँ तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें हमारा टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स देखेंगे, नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें कोई ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह के ऑर्डर जो होता है यानी मर्तबा जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। टू नंबर्स रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जब दो नंबर्स को हम किसी खास ऑर्डर में लिखते हैं तो वो एक ऑर्डर पेयर बन जाता है। देखें जिस तरह के 12,5, तो इस तरह इसको ब्रैकेट्स में लिख के हमने एक ऑर्डर दे दिया इसको कि 12 जो है वो पहले ही रहेगा, 5 बाद में आएगा। तो आपने याद रखना है कि ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता कि आप 5 को इस तरफ कर दें और 12 को इस तरफ कर दें, ये टोटली चेंज हो जाएगा। 12,5 का मतलब और है, 5,12 का मतलब और है, ठीक है। इसमें जो ये वाली चीज़ है, जो पहली रकम है उसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और ये दूसरी जो है उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर 12 पहले है तो 12 ही पहले रहेगा, 5 बाद में रहेगा। 5 को आप पहले नहीं लिख सकते, 12 बाद में नहीं लिख सकते, ये कोई और ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा बल्कि इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो ये क्या चीज़ है कि ये देखें, ये अगर हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, तो 12 हमारे पास क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। 12 का मतलब ये है कि यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ से लेकर 12 यूनिट एक्स एक्सिस पर, ठीक है। यानी कि आपने इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर ट्रैवल किया 12 यूनिट्स, यानी कि यहाँ ज़ीरो से, ये ओरिजिन जो होता है उसको ज़ीरो बोलते हैं, ज़ीरो वाला जो पॉइंट है ये ज़ीरो है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ से लेकर 12 यूनिट्स जो है वो आपने एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल किया और 5 यूनिट आपने वाई एक्सिस पे कवर किया, ठीक है। तो ये देखें, फिर ये जो लोकेशन बनेगी इनको आप इस तरह करके मिलाएं, 12 यूनिट इस तरह, ठीक है, 5 यूनिट ऊपर की तरफ। तो देखें ये 12,5 ये हमारा एक पॉइंट बन गया कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। तो पॉइंट को ही हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट सेट्स के बारे में। प्रोडक्ट सेट्स क्या होते हैं? लेट ए एंड बी टू सेट्स, the product set or Cartesian product of a and B written as A cross B is the set of all ordered pairs A, B such that A belongs to set A and B belongs to set B, ठीक है। तो दो अगर हमारे पास सेट्स हैं A और B, तो जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे उसको प्रोडक्ट सेट बोलते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं A और B का, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? A क्रॉस B से, ठीक है, A क्रॉस B इसको पढ़ते हैं। और ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? ये ऑर्डर्ड पेयर्स पे मुश्तमिल होता है। ये जो A क्रॉस B सेट हमारे पास आएगा ना, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे A और B को, तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स पर डिपेंड करेगा, ऑर्डर्ड पेयर पर मुश्तमिल होगा। और किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर होंगे? A, B की शक्ल के। A, B तो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो 2, 3, 1, 2 जो जिस तरह का हमें सेट दिया गया होगा उस तरह का वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा। और क्या होगा उसमें, शर्त क्या होगी कि जो ए एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट बी से आएगा, यानी कि बी जो है वो सेट बी से आएगा और ए जो है वो सेट ए से आएगा। तो देखें कि इसकी हम मैथमेटिकल डेफिनेशन अब देख लेते हैं कि ए क्रॉस बी किसके बराबर है। ए क्रॉस बी में ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें से ए जो है वो सेट ए से आएगा और बी जो है हमारा सेट बी से आएगा। तो नोट देखें कि एक कि ए स्क्वायर राइट इंस्टेड ऑफ ए क्रॉस ए। तो अगर आपने ए का ए के साथ ही प्रोडक्ट करना है, एक सेट है आपके पास, उसने उसका ही आपने उसके साथ प्रोडक्ट करना है, यानी ए सेट है और ए सेट का ए के साथ ही प्रोडक्ट करना है, तो उसको आप ए क्रॉस ए की बजाय ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है यहाँ पे कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जिस तरह के आप ए क्रॉस ए को ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसी तरह आप आर क्रॉस है आर, यानी कि अगर दो रियल नंबर्स का सेट है तो दो रियल नंबर सेट ए का आपका रियल नंबर्स का है और रियल नंबर के सेट के साथ ही आपने प्रोडक्ट कर दिया, यानी एक सेट आपके पास आर था और उसी सेट के साथ आपने जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया, तो उसको हम क्या लिख सकेंगे, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस आर की जगह पे आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे रियल नंबर के ऑर्डर पेयर, क्योंकि यहाँ पे जो सेट हमने लिया है वो रियल नंबर्स का सेट लिया है। इन एक्स वाई प्लेन ईच पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर आप देखें कि आर क्रॉस आर को अगर आप ड्रा करें तो ये एक एक्स वाई प्लेन बनता है। देखें ये मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आर क्रॉस आर यानी कि आर स्क्वायर प्लेन है, ठीक है। यानी एक आपने ये वाली लाइन ले ली थी रियल लाइन, और एक आपने ये वाली रियल लाइन ली थी। दोनों का आपने जब क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आपके पास क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया, या आर क्रॉस आर कार्टेशियन प्लेन आ गया। तो देखें कि अगर आपने यहाँ से पहले सेट से आप ए ले रहे हैं तो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट दूसरे सेट से ले रहे हैं तो ये, तो यहाँ पे हर पॉइंट जो है वो एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आपने याद रखना है कि कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं कार्टेशियन प्लेन में, तो हर पॉइंट जो है वो एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ का ऑर्डर्ड पेयर? रियल नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और इसी तरह हर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपने याद रखना है कि हर पॉइंट एक ऑर्डर्ड पेयर होता है और हर ऑर्डर्ड पेयर एक पॉइंट भी होता है, ठीक है। तो देखें कि यहाँ पे ये पॉइंट है हमारे पास, इसको ए कोमा बी बोल दिया, और ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसको हम ये पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा है, यानी हर ऑर्डर्ड पेयर का एक पॉइंट होता है और हर पॉइंट के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। आर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, जिसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक एग्जांपल के ए सेट हमारे पास 1,2 है और बी सेट हमें ए, बी, सी 3 एलिमेंट्स पर दिया गया। हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले ए क्रॉस बी, ए जो सेट पहले आता है ऑर्डर्ड पेयर में उसका एलिमेंट भी पहले ही आएगा। आपने याद रखना है कि जो सेट ए आपने अगर पहले लिखा है तो ए सेट के एलिमेंट्स पहले आएंगे। तो देखें पहले ए के जो पहले ए का पहला एलिमेंट है ना, उसको बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ आप इकट्ठा कर देते हैं। ये देखें 1, ए, 1, बी, 1, सी, ठीक है। अब ये 1 आपका ख़त्म हो गया। अब आपके 2 की बारी है, 2 को आप ए के साथ कर दें, 2, ए, 2, बी, 2, सी। तो ये आपका ए क्रॉस बी आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको वो कहता है कि बी क्रॉस ए फाइंड आउट करें, तो अब हमारा जो बी का एलिमेंट होगा वो पहले आएगा। तो देखें ए को पहले 1, 2 से 1, ए को पहले 1 से A,1, ए को फिर 2 से A,2, फिर बी की बारी है, बी को आप 1 से, फिर 2 से, फिर सी को 1 से, सी को 2 से, ठीक है। तो ये देखें ये आपका बी क्रॉस आ गया, बी क्रॉस ए आ गया। अगर वो कहता है कि ए स्क्वायर मालूम करें, यानी कि ए क्रॉस ए ही मालूम करें, तो ए को ए के साथ सिंपल सी बात है कि 1, ठीक है, ए सेट 1,2 है और दूसरा भी सेट आपके पास 1,2 है। तो 1 को पहले 1 और 2 से करें, तो 1 को जब किया 1, 1, 1, 2, फिर 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, तो ये देखिए आपका ए क्रॉस ए यानी कि ए स्क्वायर भी आ गया। तो आपने याद रखना है कि जो ए क्रॉस बी है वो कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। ये देखिए ये दोनों सेट्स जो हैं वो आपस में बराबर नहीं है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी बराबर नहीं हो सकते। आल्सो अगर आपने देखना है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपने सबसे पहले देखना है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी मिल जाएगा। तो देखें ये एग्जांपल थी, यहाँ पे ए के एलिमेंट्स 2 थे, बी के एलिमेंट्स 3 थे, तो 3 2 बार 6। तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर सेट्स। अब हमने पहले 2 सेट्स का प्रोडक्ट पढ़ा था, अब हम 3 या इससे ज़्यादा सेट्स का प्रोडक्ट पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यानी कि प्रोडक्ट का सेट्स की जो ज़रब है वो हम किसी भी नंबर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर फाइनाइट होना चाहिए, यानी 2 4 6 8 10 100 100 200, इस तरह हम एक फाइनाइट नंबर तक जो है ना, फाइनाइट नंबर आपको पता ही है ना जो ख़त्म हो जाता है, इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। इनफाइनाइट प्रोडक्ट नहीं होता बल्कि प्रोडक्ट फाइनाइट सेट्स होने चाहिए, ठीक है। 200 300 400 इस तरह करके। फॉर एनी सेट्स A1 A2 A3 अप टू सोन AN, अगर आपके पास A1 से लेकर AN तक सेट्स हैं, कैन बी डिनोट एज, तो आप उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इस तरह डिनोट कर सकते हैं कि सब के दरमियान में प्रोडक्ट का साइन डाल दें, A1 क्रॉस A2 A2 क्रॉस A3 अप टू सोन AN, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ टाइप, तो इसके एलिमेंट्स किस तरह के आएंगे, इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे कि पहले एलिमेंट से A1 से, पहले सेट से
A1 आएगा, दूसरे सेट से A2 आएगा, तीसरे सेट से A3 आएगा और लास्ट सेट से AN आ जाएगा। और ये जो AI हैं वो AI से बिलोंग करते हैं, यानी ये वही बाद में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप A1 की बात करें, I की वैल्यू आप 1 पुट करें, यहाँ पे 2 पुट करें तो A2 कहाँ से आ जाएगा, A2 छोटा A2 कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, सेट A2 से, ठीक है। A3 कहाँ से बिलोंग कर देगा, सेट A3 से बिलोंग कर देगा, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल नोटेशन होती है शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। तो I की वैल्यू यहाँ कहाँ से हो सकती है, I यहाँ 1 2 3 अप टू सोन N तक चलता है, ठीक है। तो देखेंगे आप 1 रखेंगे तो A1 कहाँ से आ जाएगा, कैपिटल A1 से, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि A सेट ये है, B सेट ये है, C सेट ये है, तो हमने A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड आउट करना है। तो इसमें A क्रॉस B क्रॉस C में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, A B C की शक्ल के, यानी कि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट्स थे पहले, तो इसको 3 एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, क्योंकि 3 सेट है ना अब हमारे पास, पहले 2 सेट थे अब 3 सेट हैं। जहाँ पे A जो है वो सेट A से आएगा, B सेट B से आएगा और C सेट C से आएगा, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं। पहले आप क्या करें, 1 को करें x के साथ, ठीक है। तो 1 को पहले x के साथ किया और साथ हमने 3 और 4 ले लिया, ठीक है। 1 को आपने पहले x के साथ किया और साथ 3 और 4 को भी रोटेट कर दिया। देखें 1 को हमने x के साथ किया, 1x साथ 3, फिर 1x फिर साथ 4, फिर आपने क्या करना है, 1 को आपने y के साथ करना है और 3 और 4 वैसे ही लेने हैं। तो 1 को y के साथ किया और 3 और 4 वैसे ही आ गए, 2 ऑर्डर पेयर ये बन गए। अब आपने क्या करना है, 1 को आपने z के साथ करना है और 3 और 4 साथ वैसे ही आ जाएंगे। इसी तरह आपने 2 को लेना है, 2 के साथ आपने y को लेना है, 3 और 4 को लेना है, 2 के साथ आपने z को लेना है, 3 और 4 ले लेने हैं, ठीक है। इस तरह करके आपने ये ऑर्डर पेयर बना देने हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं जो मैंने जिस तरह आपको बताया था उसी तरह के ऑर्डर पेयर यहाँ पे बन चुके हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला ये मुश्किल नहीं है। तो अगर आप A क्रॉस B क्रॉस C में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को ज़रब दे दें। पहले सेट में 2 एलिमेंट्स थे, दूसरे में 3 थे, 3 2 बार 6, फिर तीसरे में कितने थे, 3 थे, तो 3 2 बार 6, 6 दूनी 12, तो 12 एलिमेंट्स टोटल आएंगे ये वाले। अब एक एक्सरसाइज है, ये आपने खुद करनी है, ठीक है। थोड़ी सी मैं हिंट दे दूंगा कि A आपके पास ये सेट है, B आपके पास ये सेट है, आपने C ये सेट है, तो आपने फाइंड करना है पहले B इंटरसेक्शन C, फिर उसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है A के साथ। तो पहले B इंटरसेक्शन C, B का C के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, वो C आ जाएगा, ठीक है, ये सेट आ जाएगा। अब इसका आपने A के साथ क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ये देख लेंगे, ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि ये जो C सेट है इसका आपने 1 2 के साथ करना है, पहले 1 C के साथ फिर 2 C के साथ। तो ये देख लें आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स रिलेशन से स्टडी करते हैं कि लेट A एंड B आर सेट्स। 2 सेट्स हैं हमारे पास A और B। ए बाइनरी रिलेशन आर सिंपली रिलेशन फ्रॉम A टू B इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो इसको आप बाइनरी रिलेशन भी बोल सकते हैं और सिंपल रिलेशन भी बोल सकते हैं। बाइनरी रिलेशन भी वही चीज़ होती है और सिंपल रिलेशन की अगर बात करें तो वो भी सेम चीज़ होती है। तो बाइनरी रिलेशन या सिंपल रिलेशन क्या होता है कि अगर आप A क्रॉस B का कोई भी सबसेट ले लें, ठीक है, आपने सबसे पहले 2 सेट्स हैं आपके पास, उसका आपने A क्रॉस B फाइंड आउट किया, A क्रॉस B का आप कोई भी सबसेट उठा लें तो वो आपका क्या बन जाएगा, बाइनरी रिलेशन या सिंपल रिलेशन बन जाएगा। तो सपोज R इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो हम सपोज करते हैं कि R जो है वो रिलेशन है A से B तक। देन R इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। तो जब R जो है वो रिलेशन होगा A से B तक, तो इसका मतलब ये है कि R में ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो जिसका A एलिमेंट A सेट से आएगा और B एलिमेंट्स B सेट से आएगा। फॉर ईच A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। तो अगर A जो है वो A सेट से बिलोंग करता है और B सेट से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि A B बिलोंग्स टू R, वी से A इज़ रिलेटेड टू B। अगर A B ऑर्डर्ड पेयर सेट जो रिलेशन था, ठीक है, अगर A B जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है, जो हमने सबसेट लिया है A क्रॉस B का, अगर A B उस R से बिलोंग कर रहा है तो हम बोलेंगे कि A इज़ रिलेटेड टू B, यानी जो A है उसका B के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, इसीलिए वो उस रिलेशन में चला गया। जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है ना, रिलेशन आपको वो बता देंगे कि कौन सा रिलेशन डिफाइन किया गया है। यहाँ पे अभी तक आपको कोई रिलेशन दिया नहीं गया, तो जब वो आपको क्वेश्चन देंगे तो वहाँ पे आपको रिलेशन बता दिया जाएगा कि ये रिलेशन डिफाइन है। तो जो
ऑर्डर पेयर उस रिलेशन को फॉलो करेंगे वो उस रिलेशन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर ए कॉमा बी रिलेशन में आ गया तो इसका मतलब है कि ए जो है वो बी से रिलेटेड है, तो इसको हम लिखते हैं ए इज़ रिलेटेड टू बी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए आर बी, यानी ए इज़ रिलेटेड टू बी। अगर ए कॉमा बी रिलेशन से नहीं बिलोंग करता, यानी कि वो उस रिलेशन जो रिलेशन डिफाइन किया है हमने वो उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम बोल देंगे कि ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। तो ए नॉट रिलेटेड, ये ऊपर लाइन लग जाएगी आर के ऊपर, इसका मतलब ये है कि ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन एंड रेंज। तो रिलेशन की डोमेन और रेंज क्या होती है कि फ़र्ज करें ये ए सेट है या बी सेट है, इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी लेकर हमने उसका एक सबसेट ले लिया, यानी कि एक रिलेशन ले लिया। तो ये देखें, ये हमने एक उसका सबसेट ले लिया, जब ए क्रॉस बी फाइंड किया तो उसका हमने एक सबसेट लिया, तो सबसेट लिया तो ये एक रिलेशन बन गया, रिलेशन बन गया ए से बी तक। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको अगर आप एक सेट में लिख देंगे तो वो रिलेशन की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। देखें अब पहला एलिमेंट क्या है, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है 1 1 3। तो आपको पता है कि सेट में जो है वो डबल एलिमेंट नहीं आता, तो 1 जो है वो सिर्फ एक दफ़ा ही आएगा, ठीक है, 1 जो है वो एक दफ़ा ही आएगा, 3 जो है तो है ही एक दफ़ा, वो भी एक दफ़ा। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले पहले एलिमेंट्स को अगर आप एक सेट बना दें तो वो आप रिलेशन की डोमेन बना देंगे, और दूसरे जो एलिमेंट हैं उनको अगर आप एक सेट में लिखते हैं तो वो उसकी रेंज बन जाएगी। तो इस रिलेशन की रेंज क्या है, वाई जेड वाई। तो वाई 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, लेकिन हम एक दफ़ा सेट में लिखते हैं, वाई को एक दफ़ा लिखा और जेड आ गया। तो इसका मतलब ये है कि डोमेन इसकी 1,3 है और रेंज इसकी वाई कोमा जेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1 रिलेटेड टू वाई, 1 रिलेटेड टू जेड। देखें कि 1 और वाई का ऑर्डर पेयर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 रिलेटेड टू वाई, कि 1 का रिलेशन है वाई के साथ, 1 जो है वो जेड के साथ ऑर्डर पेयर में है, तो 1 इज़ रिलेटेड टू जेड, 3 वाई के साथ है तो 3 रिलेटेड टू वाई। लेकिन अगर आप गौर करें कि इस रिलेशन में 1 जो है वो एक्स के साथ रिलेटेड नहीं है, तो देखें मैंने ऊपर क्रॉस लगा दिया, 2 जो है वो एक्स के साथ रिलेटेड नहीं है तो ऊपर क्रॉस लग गया, 2 जो है वो वाई के साथ रिलेटेड नहीं है, क्रॉस लग गया, 2 जेड के साथ भी नहीं है, क्रॉस, 3 एक्स के साथ नहीं है, क्रॉस, 3 जेड के साथ नहीं है, क्रॉस आ गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, तो इनको आप देख सकते हैं। सपोज वी हैव 2 कंट्रीज आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव सम पार्ट ऑफ बाउंड्री इन कॉमन। आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास 2 कंट्रीज़ हैं, 2 मुल्क हैं और दोनों एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट होंगे तो ज़ाहिर बात है उनकी जो हद है, जो उनकी बाउंड्री है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा दोनों में कॉमन होगा। जिस तरह के इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर आपस में कॉमन है, तो ये दोनों कंट्रीज़ पाकिस्तान और इंडिया आपस में क्या है, एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं। एडजेसेंट का क्या मतलब है कि उनके बाउंड्री का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो आपस में कॉमन होना चाहिए। तो देखें इसमें जो देन इज़ एडजेसेंट टू, तो हमने क्या किया कि जो एडजेसेंसी है, यानी कि 2 मुल्कों का आपस में एडजेसेंट होना, हमने वो एक रिलेशन डिफ़ाइन कर दिया। तो रिलेशन डिफ़ाइन कर दिया जब इज़ अ रिलेशन आर ऑन कंट्रीज़, तो हमने जो मुल्कों पर रिलेशन डिफ़ाइन कर दिया वो क्या कर दिया कि 2 मुल्क आपस में एडजेसेंट होंगे तो वो आपस में रिलेटेड होंगे, ठीक है, अगर नहीं होंगे तो वो आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। तो इस सेट में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, ऐसे कंट्रीज़ आएंगे जिनकी आपस में जो है वो बाउंड्री आपस में टच करती है, क्योंकि एडजेसेंट उसी वक्त में होंगे जब वो आपस में टच करेंगे। तो देखें इंडिया और पाकिस्तान जो होगा वो इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जो हदूद हैं वो आपस में मिलती हैं। पाकिस्तान और अमेरिका जो है वो इस रिलेशन से डज नॉट बिलोंग होगा। ये देखें मैंने ऊपर लाइन लगा दी, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो हदूद हैं वो आपस में नहीं मिलती, तो ये आपस में जो है वो एडजेसेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये रिलेशन में नहीं आएंगे। ईरान और पाकिस्तान की आपस में मिलती हैं हदूद, तो ये रिलेशन में आ जाएंगे। तो देखें मैंने इस पर लाइन नहीं लगाई, इंडिया पाकिस्तान पर लाइन नहीं लगी क्योंकि ये रिलेशन में आ गए हैं, दोनों की जो हदूद हैं वो मिलती हैं, ईरान पाकिस्तान की भी हदूद मिलती हैं, तो ये भी रिलेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेट इंक्लूजन, कि सेट इंक्लूजन किसको कहते हैं कि सबसेट वाला जो रिलेशन है, यानी कि एक सेट जो है वो दूसरे का सबसेट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखें कि सेट इंक्लूजन, अब हम सबसेट के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे सेट इंक्लूजन। सेट इंक्लूजन का क्या मतलब है कि एक सेट दूसरे में पाया जा रहा है, जिसको हम सबसेट भी बोलते हैं। आप सबसेट भी बोल सकते हैं, सेट इंक्लूजन भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम है। इज़ द रिलेशन ऑन एनी कलेक्शन ऑफ सेट्स, तो आप कोई भी कलेक्शन ले सेट्स की जिसमें 2 या
3 से ज़्यादा सेट्स हों तो उनमें जो सेट इंक्लूजन होता है वो एक रिलेशन होता है। रिलेशन कैसे होता है कि या तो वो ए जो है वो बी का सबसेट है। अगर आपने फ़र्ज़ करें 2 सेट्स लिए हैं ए और बी, तो उनमें या तो ए जो है वो बी का सबसेट होगा या ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। तो अगर वो ए जो है वो बी का सबसेट है तो वो रिलेशन में आ जाएगा। अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो वो डज़ नॉट रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है? यानी कि वो उस रिलेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि ए फ़ैमिलियर रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ एम डिवाइड्स एन, ठीक है? वो कह रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर जो हैं उस पर एक बहुत ही मशहूर रिलेशन हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसको हम एम डिवाइड्स एन, यानी कि एम जो है वो एन को अगर डिवाइड करे तो वो रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है? इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि वी राइट एम डिवाइड्स एन। मैंने आपको बताया था ना कि इस लाइन को क्या बोलते हैं, डिवाइड्स, यानी एम जो है वो एन को डिवाइड कर रहा है। व्हेन एम डिवाइड्स एन, ठीक है? जब एम एन को डिवाइड करेगा तो हम उसको एम इस तरह लाइन लगा के एन लिख देंगे, ठीक है? तो देखें एम कोमा एन बिलोंग्स टू आर, ठीक है? यानी कि हमने वो एम और एन लेने हैं जिनमें एम जो है वो एन को डिवाइड कर रहा हो, वो रिलेशन में आ जाएंगे। अब देखें 6 जो है वो 30 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है ये रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है? 6 जो है वो 30 को डिवाइड कर रहा है, यानी एम जो है वो एन को डिवाइड कर रहा है तो ये रिलेशन में आ जाएगा। बिकॉज रीज़न मैंने बता दिया कि 6 जो है वो 30 को डिवाइड कर सकता है, बट 7 कोमा 25 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो ये 7 और 25 जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेंगे क्योंकि 7 25 को कभी भी डिवाइड नहीं करता। तो ये देखें मैंने लिख दिया है कि 7 जो है डज नॉट डिवाइड। डज नॉट डिवाइड का क्या सिंबल होता है, ये डिवाइड की सिंबल और ऊपर आपने इस तरह करके लाइन लगा देनी है। तो 7 और 25 जो हैं वो रिलेशन में नहीं आएंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल, एम्प्टी एंड इक्वालिटी रिलेशन। ये 2-3 टाइप्स हैं, इनको आप देख लें MCQs के हवाले से, ये इंपॉर्टेंट है। लेट ए बी एनी सेट, आपके पास कोई भी सेट ए है, देन ए क्रॉस ए एंड फाई आर सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो आप देखें कि जब आप ए क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे तो उसमें अगर आप बात करें तो फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। ए क्रॉस ए जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास एक सेट आएगा, तो उस सेट का हर सेट का जो सबसेट होता है वो खाली सेट लाजमी होता है, ठीक है? खाली सेट हमेशा हर सेट का सबसेट होता है, आपने याद रखना है। अगर आपको कोई पूछ ले कि वो कौन सा सेट है जो हर सेट का सबसेट होता है तो वो खाली सेट होता है। और दूसरा आपने याद रखना है कि जो सेट इटसेल्फ है, जो सेट आपने जिस सेट की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं बात ए क्रॉस ए की। पहले हमारे पास सिर्फ एक सेट ए था, फिर हमने उसका ए क्रॉस ए लिया। अब हम जो बात करेंगे वो ए क्रॉस ए की करेंगे। तो ए क्रॉस ए जो है वो भी अपने आप का सबसेट होता है। हर सेट अपने आप का सबसेट लाजमी होता है। एक खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है और दूसरा हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो देखें इसमें जो ए क्रॉस ए है जिसकी हम बात कर रहे हैं और फाई, ये जो हैं वो सबसेट्स हैं। किसके सबसेट्स हैं? ए क्रॉस ए के, यानी खाली सेट भी इस सेट का सबसेट है और हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। एंड हेंस आर रिलेशंस ऑन ए कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन। तो जो ए क्रॉस ए है इसका जो रिलेशन बनेगा उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे और जो खाली सेट का रिलेशन होगा उसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। तो देखेंगे कि जो खाली सेट है वो सबसेट है उस रिलेशन का और जो रिलेशन है वो किसका सबसेट है? ए क्रॉस ए का, ठीक है? यानी कि जो फाई है वो उस रिलेशन का सबसेट है और वो रिलेशन जो है वो किसका सबसेट है? ए क्रॉस ए का, जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास इक्वालिटी रिलेशन। इक्वालिटी रिलेशन कैसा रिलेशन होता है कि उसका पहला एलिमेंट भी सेम हो ऑर्डर्ड पेयर का, दूसरा एलिमेंट भी सेम हो। ये देखें ए कोमा ए का क्या मतलब है कि यानी पहला एलिमेंट भी ए हो दूसरा भी एलिमेंट ए हो। तो अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ए सेट ये है तो उस पर जो अगर रिलेशन हम इस तरह का डिफाइन कर देंगे, पहला एलिमेंट भी 1 हो और दूसरा एलिमेंट भी 1 हो, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में 2,2 हो, 3,3 हो, यानी कि सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएँ। अगर यहाँ पे 1 2 3 होता, साथ 4 भी होता है तो चौथा ऑर्डर पेयर यहाँ पे 4,4 बनता, ठीक है? तो इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं, यानी ऐसा रिलेशन जिसमें पहला एलिमेंट भी वही हो और दूसरा एलिमेंट भी वही हो और इस सेट के जिस सेट पे वो डिफाइन किया गया रिलेशन सारे एलिमेंट्स को कवर भी कर ले। जी देखें कि 1 भी कवर हो गया 1,1, 2 भी कवर हो गया 2,2, 3 भी कवर हो गया 3,3। अगर यहाँ पे 4 होता है तो वो भी हमने 4,4 लिख देना था। इसको इक्वालिटी रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्स रिलेशन। अगर हमारा पहले रिलेशन जो था वो ए से बी तक था, अगर हमारा आर रिलेशन जो है वो ए से बी तक था तो जो आर इन्वर्स होगा यानी कि इन्वर्स रिलेशन जो होता है वो फिर बी से ए की तरफ हो जाता है, ठीक है? यानी पहला रिलेशन ए से बी था, दूसरा आर इन्वर्स का क्या होगा? बी से ए की तरफ हो जाएगा। तो देखें अगर हमारा आर ये था, पहले हमें जो रिलेशन दिया गया था वो ये था,
वो ए से बी की तरफ था, यानी ये रिलेशन जो था वो ए से बी की तरफ डिफाइन किया था। और आर इनवर्स अगर हमने फाइंड करना है तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको आर इनवर्स लिख लें, ठीक है, आर की पावर -1। वाई को पहले ले जाएं, 1 को बाद में, जेड को पहले, 1 को बाद में, वाई को पहले, 3 को बाद में। तो ये देखें, ये हमारा रिलेशन कौन सा आ गया, ये इनवर्स रिलेशन आ गया। तो आर इनवर्स में क्या होता है, आर में तो होता है ए कोमा बी, आर में क्या होता है ए कोमा बी, तो आर इनवर्स में क्या हो जाता है बी कोमा ए, यानी कि पहला एलिमेंट बाद में चला जाता है और दूसरा एलिमेंट पहले चला जाता है। सिंपल आपने सिर्फ ये तरतीब चेंज करनी है कि 1 को बाद में, वाई को पहले, जेड को बाद पहले, 1 को बाद में, ठीक है। इस तरह करके ये आपका इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। और आपने याद रखना है कि आर इन्वर्स का अगर दोबारा आप इन्वर्स लेंगे तो वो फिर आपको वही इन्वर्स आपको रिलेशन मिल जाएगा। क्योंकि देखें, अगर आपके पास पहले रिलेशन था उसका आपने इन्वर्स लिया तो आपके पास आर इन्वर्स आ गया। लेकिन अगर आपने आर इन्वर्स का दोबारा इन्वर्स ले लिया तो पहले वाला जो रिलेशन होगा वो आपको दोबारा मिल जाएगा। तो जो आर इन्वर्स की जो आर की डोमेन होती है वो आर इन्वर्स की रेंज बन जाती है। आपने याद रखना है कि जो रिलेशन आर था पहले, उसकी जो डोमेन होगी वो आर इन्वर्स की रेंज बन जाएगी और उसकी जो रेंज होगी वो आर इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी। ये चीज़ उल्ट हो जाती है, आपने याद रखना है। इन्वर्स का मतलब यही होता है। अब एग्जाम्पल है हमारे पास, ए सेट हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और आर बी द रिलेशन ऑन ए डिवाइड्स ए डिफाइंड बाय। और हमें जो रिलेशन दिया गया है वो किस तरह डिफाइन किया गया है कि रिलेशन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो एक्स डिवाइड्स वाई, रिटर्न एज एक्स डिवाइड्स वाई। यानी आपने रिलेशन राइट आर एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ आर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि उसमें वो एलिमेंट्स तलाश करने हैं, यानी कि जो डिवाइड करें। सबसे पहले देखें कि जो 1 है ना, 1 हर नंबर को डिवाइड करता है। 1 अपने आप को भी करता है, 2 3 4 5 6 को भी करता है। 2 की बात करें तो 2 सिर्फ 2 को करता है, 4 को करता है और 6 को करता है। 3 की बात करें तो 3 सिर्फ 6 को करता है। 4 की बात करें तो 4 सिर्फ 4 को करता है, ठीक है। और 5 की बात करें तो 5 सिर्फ अपने आप को करता है। 6 की बात करें तो 6 को करता है। यानी इस रिलेशन में आपने वो एलिमेंट्स लेने हैं कि वो नंबर्स लेने हैं जो एक को दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। देखें, 1 जो होता है वो 1 हर दुनिया के हर नंबर को डिवाइड कर देता है। तो देखें कि ये 1 को 2 3 4 5 6 को सबको डिवाइड कर रहा है। फिर 2 की बात करें, 2 अपने आप को डिवाइड करता है, 4 को करता है और 6 को करता है। तो देखें 2 2 4 2 4 2 6। 3 की बात करें, 3 अपने आप को करता है और दूसरा सिर्फ 6 को करता है, इस एलिमेंट को, ठीक है। 4 की बात करें, 4 अपने आप को ही करता है। 5 को करें तो 5 सिर्फ अपने आप को करता है। 6 जो है वो 6 को ही करता है। तो इस सेट में आपने देखना है, बाहर नहीं जाना, इस सेट में कौन किसको डिवाइड कर रहा है वो एलिमेंट्स हमने लिख लेने। तो इसका फिर रिलेशन क्या बन गया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह चलते चलते 6 6 बन गया। अब इसका आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करें तो इसको चेंज कर दें सबको, ठीक है। आर इन्वर्स में आपने क्या करना है, ये वाला 1 पहले ले जाएं, ये बाद में, ये वाला 2 पहले 1 बाद में, 3 पहले 1 बाद में, 4 पहले 1 बाद में, 5 पहले 1 बाद में। इस तरह चलते जाएं सबको आपने इस तरह चेंज करके वो आपका आर इन्वर्स हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।